जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिवर लैंडफॉर्म्स के बारे में। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जिनका निर्माण नदियाँ करती हैं। ये जो टॉपिक है ये नेट जेआरएफ, यूपीएससी, एमएससी ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है और ये बीए ऑनर्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नदियाँ जहाँ से निकलती है और निकलने के साथ ही वे जाकर के समुद्र में मिलती हैं, तो जो आरंभिक स्थान होता है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वो होता है नदी का स्रोत, जहाँ से वो पानी लेती हैं, और जहाँ जाकर मिलती हैं वो होता है नदी का मुहाना। ठीक है, जहाँ पर नदियाँ जा कर के मिल जाती हैं वो होता है मुहाना, और जहाँ से नदियाँ वो होता है स्रोत। अब डब्ल्यू.एम. डेविस जो था, डब्ल्यू.एम. डेविस ने ये एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता था। इसने क्या किया, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के अपरदन के बारे में सिद्धांत दिए थे और अलग अलग भागों में इसने डिवाइड किया था। 3 अवस्थाएं बताई थी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और एक है वृद्धावस्था, जिसके अंदर नदियाँ, देखो युवा अवस्था के अंदर नदियाँ क्या करेगी, अपरदन कार्य करेगी। प्रौढ़ावस्था, इसके अंदर नदियाँ निक्षेपण भी करेंगी और अपरदन भी करेंगी। और वृद्धावस्था के अंदर नदियाँ क्या करती हैं, निक्षेपण कर जाती हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। जिस प्रकार मानव के देखें तो मानव में जब मनुष्य युवा होता है, 18 साल तक का होता है, तो उसके अंदर एनर्जी होती है, तो उसकी उसी प्रकार नदी के अंदर भी क्या तेज़ स्पीड होती है, तो वो क्या करती है, उस समय अपरदन करती है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण नदियाँ करती हैं और नदियों का विकास। तो नदी सबसे पहले जहाँ से निकलेगी वहाँ से अलग अलग सरिताएँ मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करेंगी, नदी घाटी का विकास करती हैं। सबसे पहले वो बनाएगी आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, गार्ज, कैनियन। ठीक है, ये नदियों के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसके बाद बनाती हैं नदियाँ जलप्रपात, स्फीतिका या अवनमन कुंड, फिर नदी वेदिका, फिर बनाती है मेंडर्स नदी, विसर्प, फिर बनाती है पेनिप्लेन, संप्राय मैदान। सबसे पहले देखते हैं आई शेप्ड वैली और यू शेप्ड वैली। आई शेप्ड वैली और यू शेप्ड वैली। आई शेप्ड वैली जो है, आई आकार की आकृतियाँ। ठीक है, डेविस महोदय ने बताया था कि उत्थान के तत्काल बाद लघु जो छोटी छोटी सरिताएँ हैं ये ढाल के अनुरूप बहने लगती हैं, जिसके कारण तलीय अपरदन, जो नदी का नीचे का जो तल का है अपरदन, वो तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो घाटी गहरी हो जाएगी और आई शेप में बदल जाएगी। इसी कारण घाटी में कुछ समय के बाद तलीय अपरदन कम हो जाता है और क्षैतिज अपरदन साइड कटिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो जब वो साइड कटिंग स्टार्ट करेंगी तो वो वी आकार की घाटी का निर्माण करेंगी। ठीक है, ये देखिए इसमें नदियाँ वी शेप्ड वैली, इसके अंदर साइड की कटिंग कर रही हैं, नीचे की कटिंग कम कर रही हैं लेकिन कम कर रही हैं। अब ये कटिंग किसके द्वारा करेंगी, जिसके अंदर शनि घर्षण, अपघर्षण और गोलीकरण, ये 3 प्रक्रियाएं नदियाँ प्रमुख रूप से करती हैं। ठीक है, अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा करके लाती हैं, जो क्या करते हैं, चट्टानों से रगड़ खाते हैं, घर्षण करते हैं और कटाव करते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र में जब ये बहती हैं तो वहाँ पर ढाल तीव्र होता है और तीव्र ढाल होने के कारण नदी की क्या है, स्पीड तेज होती है, तो ये तेज़ी से कटाव करते हैं। गार्ज या कैनियन,
गार्ज या कैनियन दोनों ही वी आकार की घाटियों में होते हैं। गार्ज छोटे आकार का होता है और कैनियन इससे थोड़ी बड़े विस्तृत आकार की घाटी होती है। ठीक है, गार्ज और कैनियन दोनों वी आकार की घाटियाँ हैं। ये क्या है? वी आकार की घाटियाँ हैं। दीवारें अत्यंत खड़े ढाल की होती हैं। इन दोनों की चौड़ाई की अपेक्षा गहराई ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदी के पास होती हैं कठोर चट्टानें, वो काटेंगी तो निर्मित जो गहरी घाटी होगी उसको बोलेंगे हम गार्ज, जब कठोर चट्टानों को काटते हैं। और जब नदी मुलायम चट्टानों को काटती है तो उसे बोलते हैं हम कैनियन। क्या बोलेंगे? कैनियन बोलेंगे। अब भारत की सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, ये सिंधु गार्ज बनाएगी। कहाँ बनाएगी? जम्मू कश्मीर में, गिलगिट के पास। इसके अलावा कोलोराडो रिवर जो है यूएसए के अंदर, वो बनाती है ग्रांड कैनियन। वो ग्रांड कैनियन, एक बड़े कैनियन का निर्माण करेंगे जो वी शेप्ड वैली के हैं। ये आई शेप्ड वैली, इसके अंदर नदियाँ क्षैतिज अपरदन कम करेंगी, बजाय कि ये तली का कटाव ज़्यादा करती हैं, इसीलिए गहरी आई शेप्ड वैली बनाती हैं। ये देखिए, ये वी शेप्ड वैली है, गॉर्ज। इसके बाद है जलप्रपात। देखिए, जब भी नदियाँ किसी ऊंचाई वाले स्थान से नीचे गिरती हैं तो उसको बोलते हैं हम जलप्रपात। अब ये कब बनेगा? जब चट्टानें क्या होंगी? कठोर और मुलायम, और वो भी क्षैतिज अवस्था के अंदर होंगी। भारत के अंदर शरावती नदी जो है जोग जलप्रपात बनाती है। कहाँ बनाती है? कर्नाटक के अंदर जोग जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी बनाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ये देखिए, ये तमिलनाडु का एक वाटरफॉल है। इसके बाद नदियाँ बनाती हैं उछलिका, जिसमें नदियाँ क्या करती हैं? का पानी उछलता हुआ चलेगा। अब जब नदियों के मार्ग में प्रवाहित हो जाएंगी तो इसके बीच में क्या है? कठोर और मुलायम चट्टानें जो हैं वो लंबवत होंगी, उसमें क्षैतिज थी, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगी? चट्टानें क्या हो जाएंगी? लंबवत खड़ी हो जाएंगी। तो मुलायम जो चट्टान है उनका तो अपरदन हो जाएगा, जबकि कठोर चट्टानों का अपरदन नहीं हो पाएगा। जब पानी इन चट्टानों के ऊपर से गुजरेगा तो वह उछलता हुआ चलेगा, जिसे स्फीतिकाएं बोलते हैं। ठीक है, यूएसए के अंदर कौन सी है? लॉरेंस नदी है, लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात बनाती है विश्व का जो है, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पे बना है। ठीक है, जो रैपिड्स, ये रिवर रैपिड्स हैं, जिसमें क्या करेगा? पानी उछलता हुआ चलेगा, से प्रतिक्रियाएँ हैं। देखिए जिस प्रकार ये है, यहाँ पर चट्टानें क्या हैं? लंबवत हैं, खड़ी हैं। इसके बाद में है अवनमन कुंड, प्लगिंग पूल या जलज कृतिका। ये सारे के सारे क्या हैं? जलप्रपात के ही प्रकार हैं, अलग अलग। जब ऊंचाई से पानी गिरेगा तो नीचे कोमल चट्टान होने के कारण वहाँ पर अपरदन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब अपरदन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर मिट्टी का कटाव हो जाएगा और वहाँ पर एक गहरा चौड़ा झील नुमा आकृति का निर्माण होगा, जिसको बोलेंगे हम अवनमन कुंड या प्लगिंग पूल, जलज कीर्तिका बोलते हैं इसको। ठीक है, जब जलज कीर्तिका की व्यास और गहराई अधिक हो जाती है, इसका व्यास बढ़ जाएगा, तो इसे बोलेंगे अवनमन कुंड। अब जब झरने का जो ऊपर से जलप्रपात हो रहा है, ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, उसका आधार कट जाने के कारण क्या है? ये जो झरना है पीछे की ओर हटता चलता है, पीछे की ओर हटना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है अवनमन कुंड या प्लगिंग पूल। ये है पोर्ट होल्स।
पोर्ट होल्स इसके अंदर क्या करेगी, जब नदियाँ कठोर सैलों के ऊपर से गुजरती हैं तो वहाँ पर जब भी इसके रास्ते में कोई कोमल चट्टान आ जाएगी तो वहाँ पर क्या है, पानी घूमना स्टार्ट करेगा। और जब कंकड़ पत्थर पत्थर जो होंगे इसके साथ घूमेंगे, उसके कारण क्या कर देंगे, यहाँ पर जैसे घूमेंगे इसके अंदर तो क्या कर देंगे, इस गड्ढे को थोड़ा सा गहरा कर देंगे, भंवर में घूमना स्टार्ट कर देंगे, भंवर उत्पन्न कर देंगे वहाँ पर, जिससे क्या है एक गड्ढा बन जाएगा जिसे बोलते हैं हम पोर्ट होल्स। ये एक कठोर चट्टान के अंदर छोटा सा छेद या कई छेद भी हो सकते हैं, वो होता है पोर्ट होल्स। नदी वेदिकाएँ, नदी वेदिकाएँ क्या होती हैं, नदी की घाटी के दोनों किनारों पर स्थित जल स्तर में जब परिवर्तन आता है तो भूपटल के उत्थान और पतन, भूपटल के ऊपर और नीचा होने से क्या हो जाएगा, सीढ़ीनुमा आकृतियाँ बनेंगी, स्टेप्स बन जाएंगे। और जब पानी सीढ़ीनुमा आकृति से नीचे की ओर आएगा तो उसे बोलेंगे हम नदी वेदिका। क्या बोलेंगे, नदी वेदिका। जिस प्रकार ये देखिए यहाँ पर चट्टानें क्या हैं, क्षैतिज अवस्था में है, लेकिन कौन सी चट्टानें, सारी की सारी कठोर चट्टानें। अब ये किस कैसी आकृति बना रही है, सारी की सारी चट्टानें बना रही हैं सीढ़ीनुमा आकृतियाँ ऊपर से आ रही है, तो ये कहलाएगी हमारी नदी वेदिका। जैसे कि जो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर वो नदी वेदिका है। नदी विसर्प, ये सारी की सारी जितनी हमने पहले आकृतियाँ की ये अपरदनात्मक आकृतियाँ हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं सारे के सारे जो नदियाँ बनाती हैं। उसी में है मेंडर्स जिसे बोलते हैं नदी विसर्प। जब नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, इसके अंदर स्पीड कम होने के कारण इसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो ये जो भी कोई बाधा आएगी इसके रास्ते में तो इससे बचती हुई चलेगी और मोड़ ले लेगी बड़े बड़े, जिसे बोलते हैं नदी विसर्प। इसमें नदियाँ बल खाती लहराती हुई चलती हैं सांप की तरह, जिस प्रकार सांप चलता है वैसे। अब जब इसके अंदर बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं तो इसी को ही बोलते हैं हम, जब बड़े बड़े मोड़ आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं नदी विसर्प। जिस प्रकार हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, नदी जो क्या कर रही है, सांप की तरह चल रही है, सांप की तरह मियांडर्स बना रही है। यहाँ पर मान के चलिए कठोर चट्टान आ गई तो ये क्या करेगी, इससे बचने का कोशिश करेगी। यहाँ पर भी देखो स्लोप है, डाल है, चट्टानें हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे क्या करेगी नदी बच, क्योंकि इस अवस्था के अंदर नदी के अंदर क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि मैदानी इलाके में आ चुकी है नदी और अवसाद ज़्यादा है तो उसका निक्षेपण भी करना स्टार्ट कर देगी। समप्राय मैदान, जब नदियाँ पर्वतीय प्रदेशों से मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं तो वे अपने साथ बहाकर लाए गए तलछट, गाद, मिट्टी, कंकड़ पत्थर उनका क्या कर देगी, निक्षेपण कर देंगी। ठीक है, और एक बाढ़ के मैदान का निर्माण करेंगी, और इस समतल मैदान को बोलते हैं हम पेनीप्लेन या समतल मैदान या समप्राय मैदान। डेविस ने अवशिष्ट पहाड़ियों से निर्मित इस प्रकार की आकृति को क्या कहा था, मोनाडाइक, मोनाडनॉक। मोनाडनॉक क्या होता है, समप्राय मैदान में कटकनुमा आकृतियाँ होती हैं मोनाडनॉक। ठीक है, जो कठोर चट्टानों से निर्मित होती हैं। ये है पेनीप्लेन, ये नदियों के निक्षेपण के द्वारा पहाड़ी इलाके से जब मैदानी इलाके में प्रवेश किया तो वो बाढ़ का मैदान है। ये पेनीप्लेन है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम नदियों द्वारा निर्मित
निक्षेपण से जो आकृतियाँ बनती हैं उनके बारे में। कौन कौन सी आकृतियाँ बनाते हैं? जलोढ़ शंकु बनाएंगे, पंख बनेगा, प्राकृतिक तटबंध बनेंगे, बाढ़ का मैदान होगा, गोखुर ऑक्सबो लेक होगा, डेल्टा होगा। इन सभी चीज़ों की क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स नदियाँ जो है बनाती हैं। इस अवस्था के अंदर जो अंतिम अवस्था है, इसके अंदर नदियों की क्या स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, स्लोप बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, स्लोप स्पीड कम होगी। दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर गाद, मिट्टी, तलछट उसकी बड़ी मात्रा हो जाती है, क्योंकि एक लंबी दूरी नदी तय करके आती है, पहाड़ी इलाके से, मैदानी इलाके से, समुद्री तट के पास। तो एक लंबी दूरी से भारी मात्रा में अवसाद उसके पास इकट्ठा हो जाता है। इन अवस्थाओं के अंदर क्या करेगी, नदियाँ निक्षेपण स्टार्ट कर देंगी और इरोजन करेंगी भी कुछ। तो क्या करेंगी, नदी को चौड़ा करने का कार्य करेंगी, गहरा नहीं करेंगी, चौड़ा करेंगी और साथ में निक्षेपण करना स्टार्ट कर देंगी। तो इससे कौन कौन सी आकृतियाँ बन रही वो देखते हैं अभी। सबसे पहले बनता है जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। ठीक है, जैसे ही पर्वतीय इलाके से मैदानी इलाके में प्रवेश करेगी नदी, तो उसका स्लोप एकदम मंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्लोप कम होने के कारण क्या करेगी, वो निक्षेपण स्टार्ट करेगी। अब जब निक्षेपण स्टार्ट करेगी तो इसके जलोढ़ शंकु के अगले हिस्से में क्या है, कठोर बड़ी चट्टानें होंगी और इसके ऊपर क्या है, मलबा, मिट्टी जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक शंकुनुमा आकृति का निर्माण होगा, जिसे बोलेंगे जलोढ़ शंकु। अब जब इसके ऊपर से कई धाराएं प्रवाहित होंगी तो उसके ऊपर पंखनुमा आकृति का निर्माण हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हम जलोढ़ पंख, एल्विल फैंस, एल्विल कॉन्स। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एल्विल फैन, ये जलोढ़ पंख है, इसके ऊपर कई धाराएं जलोढ़ शंकु के ऊपर बही हैं, जिससे क्या है, पंखनुमा आकृति बन गई। यहाँ से क्या हुआ है, नदी आई है इस दिशा से और यहाँ इस इलाके इस दिशा में गई है। ये देखिए यहाँ से नदी आ रही है, ये आ रही है और ये अलग अलग प्रकार से क्या है, ये जा रही है। ये देख रहे हैं आप, ये जलोढ़ पंख है, ये एल्युविल फैन है, इसके ऊपर इतनी धाराएं नहीं हैं। यदि हम देखें, ये देखो यहाँ से नदी आई है और ये किसका निर्माण किया है, जलोढ़ पंख का। ये पहाड़ी प्रदेश है सारा का सारा, ये मैदानी क्षेत्र है। अब यहाँ से आई तो इसका स्लोप क्या हो गया, डाउन हो गया, कम हो गया, तो यहाँ इसने निक्षेपण कर दिया इस इलाके के अंदर और जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख का निर्माण किया। इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक तटबंध या बाढ़ के मैदान। देखिए जब नदी के अंदर वर्षा ऋतु आती है तो उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है और जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके अंदर गाद, मिट्टी, इसकी भी मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या करेगी, उसका लेवल अप हो जाएगा। अब अप होने के कारण वो क्या करेगी, अपने आसपास के इलाके में क्या है, अपना पानी फैला देगी और उसी के साथ मिट्टी का भी फैलाव कर देगी, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, बाढ़ के मैदान का। जैसे कि कोसी नदी करती है, हर साल बिहार में बाढ़ लेके आती है। अब जब पानी सूख जाएगा तो नदी के किनारों पर कम हो जाएगा, तो नदी के किनारों पर मिट्टी या अवसाद जमा हो जाएगा और एक प्राकृतिक तटनुमा आकृति बनेगी, जिसे बोलेंगे हम प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, जैसे गंगा नदी करती है पटना के पास, ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी, चीन हवांगो जो रिवर है, और गुजरात के पास ताप्ती नदी जो है प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करती है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, ये सारी आकृति ये प्राकृतिक तटबंध हैं जो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। सारे के सारे ये सारे के सारे क्या हैं, प्राकृतिक तटबंध हैं जो नदियाँ बनाती हैं, अवसाद जमा कर देती हैं अपने किनारों पर।
ये बाढ़ का मैदान है सारा का सारा। ये इस पूरे इलाके में बाढ़ आई हुई है, और जब ये बाढ़ का पानी मिट्टी सोख लेगी तो उसके ऊपर क्या है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव बच जाएगा, जो कहलाएगा बाढ़ का मैदान। इसके बाद में देखते हैं ओक्सबो लेक, गोखुर झील। जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वे क्या कर देती हैं, मियांडर्स बनाती हैं। अब जब मियांडर्स के मोड़ बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो मिल जाते हैं आपस में, और जब वो आपस में मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, एक गाय के खुर के समान की आकृति बनेगी, जिसे बोलते हैं हम गोखुर झील। गंगा मैदानी क्षेत्र में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं गोखुर झील के, जैसे कि ये। अब यहाँ देखिए, जब रिवर मियांडर्स बना रही है तो इसके अंदर इतना बैंड आ गया है कि ये दोनों किनारे, यहाँ पर देखें हम तो ये दोनों किनारे क्या हैं, बिल्कुल मिल चुके हैं। धीरे धीरे क्या होगा, ये दोनों किनारे मिल जाएंगे और पानी यहाँ से प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा इलाका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये पूरा इलाका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये यहाँ से कट जाएगा और रिवर क्या हो जाएगी, यहाँ से सीधा फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसके बाद में ये जो पूरा इलाका बच जाएगा, ये हो जाएगा गोखुर झील। क्या हो जाएगा, गोखुर झील। ये देखिए, इस चित्र में हम और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये देखिए, अब नदी क्या करेगी, कुछ समय के बाद क्या करेगी, वो यहाँ से सीधा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये जो इलाका है ये क्या बन जाएगा, गाय के खुर के समान की एक छोटी सी झील बन जाएगी। अब जब वर्तमान समय में जब भी सूखा पड़ेगा या कोई अन्य कारण होगा तो ये क्या है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सूख जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद देखते हैं गोखुर झील के बाद देखते हैं डेल्टा। देखिए, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा नदी के मुहाने पर बनता है। नदियों के मुहाने पर क्या है, स्पीड बिल्कुल कम होने के कारण जब नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं तो अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। वो त्रिभुजाकार हो सकती है, पंजाकार हो सकती हैं। अब ये आकृतियाँ जो नदियाँ बनाती हैं, ये बनाती हैं क्योंकि उनकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई है। कई धाराओं में बट चुकी है नदी, छोटी छोटी धाराओं से। स्टार्टिंग में वो कई धाराओं से मिलकर बनेगी, और जब अंतिम समय आ जाएगा तो वो एक नदी कई धाराओं में बट जाएगी। तो वो अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण करेगी, अवसाद जो है वो जमा करना स्टार्ट कर देगी समुद्र में गिरने से पहले, जिसे बोलेंगे हम डेल्टा। डेल्टा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मिस्र भाषा से। कहाँ से हुई है, मिस्र भाषा से। डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था हेरोडोटस ने, जो एक भूगोलवेता थे, हेरोडोटस। अब डेल्टा की कई आकृतियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की अलग अलग आकृतियाँ जिनका निर्माण करती है नदी। जैसे चाप आकार डेल्टा ये बनाती है नदी, इसी नील नदी के नाम पर डेल्टा नाम रखा गया, क्योंकि त्रिभुज के नुमा, चाप के नुमा आकृति थी डेल्टा की। हेरोडोटस ने जब इसको देखा था और कहा था कि मिस्र नील नदी की देन है। इसी के बाद गंगा नदी का डेल्टा भी चाप आकार का है। पंजा का डेल्टा मिसौरी यूएसए की, मिसिसिपी रिवर यूएसए की है। एस्चुरी डेल्टा ये जलमग्न जो नदियाँ होती हैं उनके मुहाने पर बनता है, जल के किनारों पर जमाव से। भारत की नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो किसी भी प्रकार के डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं, सीधी जाकर कर महासागर में गिर जाती हैं। ठीक है, ये रिया तट का निर्माण करेंगी जब गिरेंगे उससे पहले। ठीक है, ये देखिए
ये आकृति, ये पंजानुमा या चापनुमा आकार का डेल्टा है। इसके अंदर नदियाँ जो हैं वो कई शाखाओं में बट गई हैं। ये देखो कई शाखाएं हैं, कई शाखाओं के अंदर क्या हो गया, नदी बट गई है। एक शाखा नहीं है इसके अंदर, कई शाखाएं हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो चुकी है नदी की। और यहाँ पर यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि नदी के बीच में देखो ये अवसाद जमा है, मिट्टी के ढेर लग चुके हैं यहाँ पर, और इनके बीच से क्या है, नदियाँ गुजर रही हैं। और इसे ही बोलते हैं नदी का मुहाना यानी अंतिम स्तर। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये डेल्टा है, ये समुंदर है, सागर है या महासागर भी बोल सकते हैं इसको। और ये क्या है, नदी का डेल्टा, ये डेल्टा है नदी का। ये अलग अलग वृक्षानुमा, ये देखिए यहाँ पर देखें तो ये देखो नदी कई शाखाओं में डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि इसकी ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, स्लोप बिल्कुल डाउन हो चुका है, इसी कारण ये सब हुआ है। धन्यवाद। वीडियो को कमेंट ज़रूर करें कि इसके अंदर कमियां क्या क्या हैं, और आपको कौन सी वीडियो देखनी है वो कमेंट में बताएं, कौन सा टॉपिक, फिर हम उसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।